कि when we talk about gravitational field, listen, gravitational field, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कहते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? तो मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन है जहां पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने का मतलब क्या है, सामने देखें। सपोज करो ये अर्थ है, एक एग्जांपल देखो, ये अर्थ है। अब इस अर्थ के सेंटर से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से, फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की ऐसे, और फिर मैंने सेंटर से ये लाइन ड्रॉ की, और से देखना, और से देखना, ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा सेंटर से, इसको हम फिजिक्स में आप इस तरह से एक्सटेंड करते जाएं, इस तरह से इसको बनाते जाएं। ये जो ब्लैक लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर, दीज आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। इनको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यस और नो? ये फील्ड लाइंस हमेशा, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस अट्रैक्टिव हैं, ये कभी रिपल्सिव नहीं होगी। नाउ ये मैंने लाइंस ड्रॉ की तुम्हारे सामने, इस तरह से आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और फिजिक्स में बेटा इन लाइंस को, जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इन लाइंस को आप फिजिक्स में कहते हैं रेडियल लाइंस। क्या कहते हैं? अब सुनना, ये टूवर्ड्स द सेंटर होंगी हमेशा। अच्छा, पहले ज़रा फील्ड लाइंस के बारे में बताऊं, प्लीज लिसन। ये अगर तुम्हारे पास किसी भी सर्किल का सरफेस है, सही है, सामने देखना ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरफेस है, तो फिर अगर ये सर्किल छोटा है तो मुझे बताएं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगी। सही है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, गौर से देखना। अगर बेटा मैं एक छोटा सर्किल बनाऊं और छोटे सर्किल के सेंटर से जो लाइंस पास हों उनको हम रेडियल लाइंस कहते हैं, और ग्रेविटी में हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहते हैं। ये सारी फील्ड लाइंस हैं, सही है। अब समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटा सर्किल है, इस वजह से आप ये कहेंगे कि ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस, ये लाइंस और ये लाइंस आपस में सरफेस के करीब जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं हैं। मगर मुझे एक बात बताएं, वो आपसे ये कहेगा वाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म and parallel to each other. Gravitational field is uniform and parallel to each other on the surface of earth. सुनो, जब इसी राउंड को, इसी गोले को, सर्किल को इमेजिन करो कि ये बहुत बड़ा है। अब इमेजिन करें कि कोई बहुत बड़ा सर्किल, और अगर इस बहुत बड़े सर्किल का सेंटर ये है, सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर सेंटर से ड्रॉ होने वाली रेडियल लाइन फॉर एग्जांपल ये है, और एक और दूसरी रेडियल लाइन फॉर एग्जांपल ये है। अब मुझे ये बताएं कि अगर सरफेस बहुत बड़ा है, मतलब सर्किल बहुत बड़ा है, तो नियर द सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यस और नो? सोचो ज़रा, अगर राउंड बहुत बड़ा बना रहे हो, बहुत बड़ा बना रहे हो, तो बहुत बड़ा राउंड होने की वजह से जो इसका सरफेस है वो तकरीबन स्ट्रेट हो जाएगा, कर्व के बजाय स्ट्रेट हो जाएगा। यस और नो?
और अगर स्ट्रेट हो जाएगा तो मुझे बताएं इसके सरफेस की लाइंस आपस में अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर नजर आएंगी, यस और नो? इन अ लॉन्ग रन वो टूवर्ड्स द सेंटर, इनको कहते हैं रेडियल लाइंस। क्या कहते हैं भाई? रेडियल लाइंस आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस विच आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, दीज आर द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। और अगर सरफेस बहुत बड़ा है यानी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लाइक अर्थ जिसका साइज बहुत बड़ा है, याद रखना इस सवाल को एग्जाम में कहीं ना कहीं तुमसे पूछेगा वो, कि अगर साइज बहुत बड़ा है तो मुझे बताएं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म। ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस ऑफ अर्थ पर एक जैसी क्यों होती है? तो आप कहेंगे बिकॉज द रेडियल लाइंस और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर अपीयर टू बी पैरेलल टू ईच अदर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वाली फील्ड लाइंस तकरीबन अपने बराबर वाली के पैरेलल है, ये वाली अपने बराबर वाली लाइन के पैरेलल है, ये सारी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होंगी। सुनो, ये भी टूवर्ड्स द सेंटर होगी, जा रही होगी सेंटर पर ही, ये देखो ये भी टूवर्ड्स द सेंटर है, ये सारी फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रही हैं, मगर सरफेस पर नोट करो तो तकरीबन आपस में पैरेलल हैं, यस और नो? इज दैट क्लियर? ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जी, छोटे सर्किल में अप्रॉक्सीमेशंस जो है वो तुम्हारी इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी किसी बड़े सर्किल में होगी। देखो मैं समझा, हाँ नहीं होगी ना। सुनो एक बात, प्रैक्टिकली बहुत छोटा सा एरिया, अगर ये बहुत छोटा सा सर्किल है, कर्व ऐसा है, अब मुझे बताओ अगर कोई ऐसा कर्व है तो ये इसकी लाइन रेडियल, ये लाइन और ये लाइन, सही है, ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल नहीं है। जबकि अगर मैं इसके मुकाबले में कोई बहुत बड़ा सर्किल बनाऊं और उसका आर्क ऐसा हो, अब मुझे बताओ इस सरफेस पे ये कभी भी ड्रॉ करके देखना, ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा पैरेलल आपको मिलेगी, अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा होगी यहाँ पर ज़्यादा। हाँ, एक्यूरेसी रेफरेंस आप बनाएंगे, इसका रेफरेंस ही एक्यूरेसी बनेगी। लिखना ज़रा, ग्रेविटेशनल फील्ड, हाउ कैन यू डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? लिखें, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड it is the region around earth or any planetary object or any planetary object where it experiences a force towards the center. Next, gravitational field lines are radial lines
directed towards the center. Directed towards the center of a planetary object. For a very large planet like Earth, comma, the gravitational field is uniform at the surface. At the surface. Because the radial field lines, ब्रैकेट में लिख लें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस are parallel to each other. Next. Newton's law of gravitation. कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि भाई अभी जो मैं आगे टॉपिक चलाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि मैं यहाँ पर इस सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 जो होती है वो क्यों होती है और हर जगह पर क्यों होती है, इसकी वजह है ये जो मैंने बताई कि वहाँ से गएगा इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर हर जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे भाई सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, रेडियल लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और पैरेलल का मतलब वो सेम चल रही होती हैं, वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। इसकी कनेक्टिविटी है आगे, अभी तो मैं बेस बता रहा हूँ आपको सिर्फ। डायरेक्शन इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड and as well as the weakness and strength of the field also. अब सुनो, Newton's law of gravitation. It states that Newton's law of gravitation. It states that every two objects in the universe attract each other. Every two objects in the universe attract each other with the force. Attract each other with the force, which is directly proportional to each other, which is directly proportional to the product of their masses directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance. Inversely proportional to square of the distance.
between their centers. न्यूटन का लॉ कहता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इस रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, मासेस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब सुनना, कैलकुलेटर हाथ में रखना। अब अगर यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं तो वो कहलाता है जी, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और यूनिवर्स में पूरे में जी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब तुम्हें ये देगा नहीं, याद रखनी पड़ेगी 6.67 एक्सपोनेंट -11। सामने देखना, अगर मैं जी को सब्जेक्ट बनाऊं, आर स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और m1 m2 यहाँ डिवाइड होंगे। यूनिट बताना क्या होगा, यूनिट बताना क्या होगा, यूनिट जी का यूनिट, एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, रेडियस का यूनिट मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, और दो मासेस इधर आके डिवाइड हो जाएंगे ऑपोजिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास दो मासेस हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जब मैंने किसी को ये टॉपिक बताया तो उसने कहा सर इसका तो मतलब ये न्यूटन कह रहा है कि हर यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम दो आपस में बैठे हो, न्यूटन कह रहा है तुम दो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो विद द फोर्स। तो फिर स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर हम दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम अट्रैक्ट होते हुए नज़र क्यों नहीं आ रहे। सुनो, ये दो अलग बातें हैं। न्यूटन ने कहा हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मगर वो दो ऑब्जेक्ट्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रही है या नहीं, ये मैटर करेगा। चलो एक एग्जाम्पल दो, कैलकुलेटर उठाना। फॉर एग्जाम्पल मेरा मास है 80 kg। दोबारा सुने, एक ऑब्जेक्ट का मास है 80 kg, तुम्हारा मास है फॉर एग्जाम्पल 45 kg। मीटर रूल से मेजर करते हैं तो मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर, इतना ही है ना तकरीबन, 2 मीटर 3 मीटर होगा। भाई मेन जो पॉइंट है ना वो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू याद रखना 6.67 10 टू द पावर -11 है। अब इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बेटा जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाना, 6.67 को 10 टू द पावर -11 से मल्टीप्लाई करें। एक मास है 80, दूसरा मास है 45, डिवाइडेड बाय रेडियस है 2 का स्क्वायर, 2 मीटर का स्क्वायर। फोर्स बताएं कितना, तुम कह रहे हो 6.0 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। समझें तो ये 6.08 मतलब 6.0 का मतलब 0.00000006 न्यूटन। तो अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो है ना भाई, इसका मतलब इसीलिए आप कहते हैं कि इट इज़ नॉट इफेक्टिव।
बात सुनो, नॉट इफेक्टिव का मतलब ये नहीं कह सकते कि आप फोर्स नहीं है, फोर्स तो है, मगर इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो फिर प्लीज़ एक सेकंड यार, हर चीज़ नहीं लिखते बेटा, ज़रा सामने देखो, हर चीज़ लिखते नहीं है, पहले देखो और सुनो। इसका मतलब इफ़ेक्टिव होने के लिए सोचो, इफ़ेक्टिव होने के लिए तुम कहोगे कि सर मसला ये है कि इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इसमें जी की वैल्यू बहुत छोटी है। तो इफ़ेक्टिव मैं कहूँगा फिर इफ़ेक्टिव होने के लिए यस, इन दो में से किसी एक का या दोनों का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यस और नो। तो फिर फोर्स इफेक्टिव होगी। यहाँ पर फोर्स इफेक्टिव नहीं है, और इतने ज़्यादा मासेस फिर प्लैनेट्स में होते हैं, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। इसलिए प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्टिव है, हमारे तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्टिव नहीं है। अब सुने, आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। एक बात सुनो, हम जब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यहां तक लिखना पहले, फिर मैं अगला पॉइंट बताऊं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ सरफेस। सुने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंसिडर, फर्स्ट एग्जाम्पल ये अर्थ है। इस अर्थ का ये सेंटर है, और अर्थ के सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये रेडियल लाइन है, यस और नो। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे बैठा है, इसको अर्थ का सेंटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लेट्स से इसका मास m है। बेटा सुनना जरा, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m placed on the surface of earth, surface of earth of mass me। me क्या है? यस, me क्या है? और स्मॉल m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास, सही है। रेडियस ऑफ अर्थ इज RE, सही है। यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मुझे बताएं, यहाँ पर अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करूँ, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का फॉर्मूला, तो टेल मी, इस फॉर्मूले पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, FE इसे कह लो इस एग्जाम्पल में। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय, एक ऑब्जेक्ट कौन है, सॉरी एक मास कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का। दूसरा मास कौन आ जाएगा? अर्थ का। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है,
तो बेटा अगर रेडियस ऑफ अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही रखा है तो इसके सेंटर से और अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ ही तो कहलाएगा। यस और नो? डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर। और अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है तो इसके सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है। यस और नो? सुनना गौर से, स्टार्ट यहां से कर रहा हूं, देखना ये खींचेगा तो कहां तक जाएगा, आगे कनेक्टेड है सारा। मैंने कहा जी इसकी जगह पर यहां पर वैल्यू रखें। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center of earth is the weight of an object। असल में मुझे ये बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है और अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है, लिसन, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है और अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है, तो ये जो फोर्स कहलाएगी ये एक्चुअली फोर्स ही तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? सुने, जब आप बचपन से वेट की डेफिनेशन पढ़ते थे बेटा तो हम वेट को कहते थे वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इज दैट क्लियर? ये बात याद रखें कि जिसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा हूँ तुम कहो सर उसने न्यूटन ने तो बाद में हमने पढ़ा, मगर हम इस फोर्स को बचपन से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मानते हैं। इसलिए याद रखना कि यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ का है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको आप वेट कह सकते हैं। यस और नो? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अर्थ पर अप्लाई करो तो जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट बन जाएगी। देखते जाएं। और अगर वेट बन जाएगी तो फिर मुझे इस इक्वेशन में एफ ई की जगह बेटा डब्ल्यू लिखने दो। और एफ ई की जगह डब्ल्यू लिखूं तो फिर मुझे डब्ल्यू की जगह एम जी लिखने दो। सुनना गौर से, डब्ल्यू वेट किसका? ऑब्जेक्ट का। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट तो उसमें मास भी जो आएगा किसका? ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट का मास लेफ्ट पे, ऑब्जेक्ट के मास राइट से कैंसिल। ये बन गई आपके पास स्मॉल जी की डेरिवेशन, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सुने गौर से। अगर कोई आपसे कहेगा जी क्या है तो फिर याद रखना आज के बाद जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर जोर दे रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि खींचने की ताकत। जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो फिर अगली बात देखें, हम अगर वही बात दोबारा डिस्कस करें कि ये अर्थ है, इस अर्थ का ये रेडियस है और यहां पर ये एक सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास m है। इस m पर जो फोर्स इसको अर्थ की तरफ खींच रही है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यस और नो? अब मुझे ये बताओ कि रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू अगर मैं तुम्हें दे दूं जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तुम्हें दी भी जाएगी डेटा बुकलेट में, वरना याद रख लेना। मास ऑफ अर्थ है 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 kg, 24 kg, सॉरी 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये कांस्टेंट है, फिक्स है। और रेडियस ऑफ अर्थ
5.98 इंटू 10⁶ मीटर फिक्स है। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है ऊपर GME/RE²। बेटा हाजिर, अटेंटिव अटेंटिव। इस फॉर्मूले में ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है, अर्थ का सेंटर इसको कितनी ताकत से खींच रहा है उस ताकत की वैल्यू तुम निकाल रहे हो। मगर कमाल की बात क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को जो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फॉर्मूले में जिस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं है बल्कि सोर्स मास है। ये याद रखना। अब पूरे लेक्चर में अगले 1 महीना मैं तुमसे कहूँगा कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में मास सोर्स का आता है, ना कि ऑब्जेक्ट का आता है। वो तुम्हें दोनों चीज़ें देगा। वो कहेगा, सुनो एक बात बताओ, वो कहेगा एक सन का मास है, सवाल सुनना, एक सन का मास है क्वेश्चन में देगा, और एक मार्स प्लैनेट का मास है वो भी देगा, सवाल में देगा तुम्हें ट्रैप करने के लिए। अब वो कहेगा बताओ मार्स पर सन कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लगा रहा है, जी की वैल्यू बताएं। तो आप कहेंगे मार्स के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक को मैं रेडियस डिस्टेंस कहूँगा आर। यस और नो? अब इसमें फॉर्मूले में जी की वैल्यू जब निकालनी होगी, स्मॉल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होगी, तो मुझे बताओ ना ज़रा मास किसका रखूँगा, मार्स का या सन का? याद रखना सोर्स मास रखा जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट खुद है उसका मास तो ऊपर डेरिवेशन में कट चुका है भाई। यस और नो? उसका मास डेरिवेशन में कट चुका है, समझें। इसका मतलब आपने यहां पर ये वैल्यू रखा, जरा कैलकुलेटर उठाओ ना, जी की वैल्यू कैपिटल जी 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 5.98 इंटू 10⁻6, मगर इसका स्क्वायर करना ज़रा सारी वैल्यूज कितना, दोबारा करें, गलत करना है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 6 वैल्यू रखो, 5.98 की जगह 6 रखो, 6 इंटू 10⁻6 करो, 9.8 अप्रॉक्सीमेट आनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है बहरहाल अभी देख लो, 11.1 ms-2। ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब सुने, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको ये बता रहा है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कितनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने रखी है, जब एक्चुअल वैल्यू रखोगे तो वो तकरीबन वही आएगी जो 9.8 आती है तुम्हारी। जो आज तक 9.8 इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, वही वैल्यू यहाँ पर आती है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूँ सोर्स कोई भी हो, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। पहले यहाँ तक लिख, हाँ सही है, इसको करेक्ट कर लेना ज़रा। एक पॉइंट ज़रा यहाँ मिस्टेक हो गई कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.59 कह रहा था, 6.38 है टू बी एक्यूरेट। ये डेटा बुकलेट में आपको दिया जाएगा, ये 6.38 है बेटा। सन मार्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा अपने तरफ, तो मार्स भी तो सन के तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर मार्स का मास उसके अंदर रखेंगे इस इक्वेशन में,
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ वायलेट नहीं हुआ कि व्हेन टू बॉडीज इक्वल थोड़ी हैं दोनों, दोनों फोर्सेस इक्वल थोड़ी है। मार्स और जितना मार्स सन पे लगा रहा है उतना सन थोड़ी मार्स पे लगा रहा है भाई। अर्थ के उस मार्स पर और भी बहुत सारी फोर्सेस लग रही है ना, सन तो अकेला है। तो वो तो न्यूटन थर्ड लॉ तो जब है जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो। अब वैल्यू रखना कितना आ रहा है, वही मैं कह रहा था, ये वैल्यू गलत हुई थी 9.8। अब देखो जो तुम आज तक 9.8 इस्तेमाल करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू ये है। इज इट क्लियर? अब सुनना ज़रा गौर से, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, जनरल फॉर्मूला तो सुनो, जनरल फॉर्मूला जी के लिए आपका बनेगा कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें एम क्या कहलाएगा, सोर्स मास। आर क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन सुने जरा, राइट डाउन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं साथ में बताता हूं। क्वेश्चन है, प्लैनेट ए ऑफ मास 5.5 into 10 to the power 5 kg is at a distance of 2.6 into 10 to the power 7 meter from the प्लैनेट ए है, इसका मास मैंने आपको बता दिया, और प्लैनेट, फिर मैं कह रहा हूं इट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स प्लैनेट एक्स of mass 6.5 into 10 to the power 6.5 into 10 to the power 25 kg. Calculate the gravitational field strength on planet A. planet A पर gravitational field strength बताएं। G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखें, कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला है बेटा ये। अब मुझे बताओ ना ज़रा, डायग्राम में देखना, टेल मी। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67, 10 to the power -11 मल्टीप्लाई मास, यहाँ पर मास किसका रखेंगे, कौन है सोर्स यहाँ पे, ए या एक्स, ए या एक्स, एक्स सोर्स मास रखेंगे, याद रखना हमेशा। 6.5 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर उठा लो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसने तुम्हें दिया है 2.6 into 10 to the power 7 का स्क्वायर कर दें, कितना आ रहा है बेटा,
ये आंसर आएगा 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, अभी हमने जो फार्मूला डिस्कस किया वो फार्मूला था बेटा G इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सोर्स मास डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R जो है वो बेसिकली याद रखें ये रेडियस नहीं है, एक्चुअली ये डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सोर्स मास। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले को अर्थ के लिए डिस्कस करते हैं। लेट्स सी मैंने यहाँ पर अर्थ को शो किया और अर्थ के सरफेस पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब एक बात को समझें कि ये अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के और इस अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली तुम्हारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होगा। इट मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, RE को मैं रेडियस ऑफ अर्थ कह रहा हूँ, तो एक बात याद रखो, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम अर्थ के लिए बात करें तो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इस वक्त RE का स्क्वायर होगा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखूँ 6.0 एक्सपोनेंट 24, तो आप ये वैल्यूज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में रखें। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 माइनस 11, मास ऑफ सोर्स यानी कि अर्थ 6.0 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इस वक्त डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ है 6.38 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर। जब इसकी सारी वैल्यूज़ रखेंगे बेटा तो आप देखिएगा आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर मौजूद है तो इसकी वैल्यू G है जो कि अर्थ के लिए 9.8 होगी। अब एक स्टेप आगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठाकर इतना ही डिस्टेंस अवे करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखना ज़रा गौर से कि ये पहले पॉइंट A पे था, अब पॉइंट B पर आ गया। अब जब बेटा ये पॉइंट B पर है तो पॉइंट B पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने ये A पे बताई थी। अब आप मुझे जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ B पर बताएंगे तो आप लिखेंगे कैपिटल G सेम है, मास ऑफ अर्थ सेम है, डिवाइडेड बाय, अब B पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस ये हो गया एंड दैट इज़ 2RE। तो इस फॉर्मूले में आपने कर दिया 2RE का स्क्वायर। अब एक बात नोट करना कि यहाँ पर जब मैं कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय 2RE का स्क्वायर करूँगा सो दैट बिकम्स 4RE स्क्वायर। अब ऊपर वाली कैलकुलेशन को ध्यान में रखें तो G मल्टीप्लाई बाय M डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर की वैल्यू तुमने मुझे बताई थी 9.8। तो अब 9.8 को डिवाइड कर दें 4 से, क्योंकि यहाँ पर देखो G ME अपॉन RE स्क्वायर की ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी बेटा और इसकी टोटल वैल्यू 9.8 थी। तो जब पॉइंट B पे पहुँचेगा तो इसकी वैल्यू G डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। यानी तुमने कहा 9.8 को 4 से डिवाइड कर दें
तो अप्रॉक्सीमेटली 2.545 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जी की वैल्यू पॉइंट बी पर रिड्यूस होके 2.45 होगी। और ये बात याद रखना कि ये 2.45 1/4 टाइम्स ऑफ 9.8 है, यानी 9.8 मतलब जी का 1/4 है, बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. It means if R is doubled, then G becomes 1/4 times. अगर R डबल हो रहा है तो G 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में इस R की वैल्यू आप 2 कर देंगे, 2R, तो 2R का मतलब 1/4 R स्क्वायर. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट फिर दोबारा इस ऑब्जेक्ट को उठा के अब फिर यहाँ पे रख दूँ, अब मैं आपसे कहूँगा भाई ये पॉइंट C है, तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे पॉइंट C पर G की वैल्यू एट पॉइंट C कैपिटल G M E डिवाइडेड बाय, अब बेटा डिस्टेंस से सेंटर से डिस्टेंस 3RE हो गया, उसका स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा G M E डिवाइडेड बाय 9RE स्क्वायर, और इसको आप कह सकते हैं G डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि अगेन G M E डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर की वैल्यू 9.8 थी, उसको आपने 9 से डिवाइड किया तो आंसर 1.1 अप्रॉक्सीमेट, यानी कि G की वैल्यू पॉइंट C पर 1.1 रह गई. अब इस पॉइंट को ज़रा और से समझना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जा रहा है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो यहाँ थी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पहुँचकर वीक हो गई, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द अर्थ पॉइंट C पर पहुँचकर और वीक हो गई. एज ऑब्जेक्ट मूव्स अवे, देखो मैंने यहाँ पर कहा कि इफ़ R इज़ 3 टाइम्स, R अगर 3 टाइम्स हो जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ से C पॉइंट तक का डिस्टेंस RE RE और RE 3RE है, तो जब 3RE था तो R इज़ 3 टाइम्स, देन G बिकम्स 1/9 टाइम्स, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1/9. अब अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ और y एक्सिस पे मैं लिख दूँ G है ms-2, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है. अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ में एग्जामिनर आपको यहाँ पर दे दे वैल्यू ऑफ G, फॉर एग्जांपल अर्थ के लिए वो 9.8 है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ RE, फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2RE, फिर यहाँ पर आ गया बेटा 3RE 4RE एंड सो ऑन. एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो मुझे बताओ ये अगर 3RE है तो यहाँ पर इसका हाफ होगा और यहाँ पर इसका 1/4 ऑफ G होगा. 1/4 ऑफ G, G की वैल्यू 9.8 अगर अर्थ के लिए रखेंगे तो वो 2.4 होगा. अब नोट करना कि सरफेस पर सेंटर से डिस्टेंस RE था, सरफेस पर वैल्यू 9.8 यानी G, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर पहला क्रॉस लगाएंगे. ये वैल्यू वो है जो कि G की वैल्यू है और RE की लाइन में आ रही है, 2RE की लाइन में.
जो वैल्यू आएगी वो 2.45 की वैल्यू होगी। और 3RE पर तुमने मुझे कहा 1/9 टाइम्स। देखो ये G(c) की वैल्यू 1.1 है तकरीबन, तो 1/4 से भी हाफ से नीचे, याद रखना ये थोड़ा हाफ से नीचे ये वैल्यू आएगी, एंड दैट विल बी 1/9 टाइम्स ऑफ G, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट में है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू 3 आ रही है। अब इसके बाद अगर मैं और सेम डिस्टेंस बढ़ाऊँ तो आप मुझे बताएं, पॉइंट D तक 1/4 का स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि जहाँ पर 3RE था, अगर मैं इतना ही डिस्टेंस और यहाँ पर ले जाऊँ और मैं इसको कह दूँ टोटल 4RE है, तो इस फॉर्मूले में 4RE का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 की जगह 16 आ जाएगा। तो G/16 के वैल्यू कोई भी कैलकुलेटर पे देख लो तो 0.5 समथिंग आएगी। 0.5 समथिंग का मतलब इससे भी नीचे, समवेयर हेयर। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग कर्व होगा। बट रिमेंबर, ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये तुमने डिक्रीजिंग कर्व दिखाना है। ये डिक्रीजिंग कर्व इस तरह से होगा कि ये कर्व यहाँ से होता हुआ ये पास होगा, एंड इट शोज़ डिक्रीजिंग कर्व। ये डिक्रीजिंग कर्व आपको बता रहा है G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है, और ये बात याद रखें इस ग्राफ में जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि जहाँ पर 2RE होगा तो वहाँ पर 1/4 ऑफ G की वैल्यू होगा। जहाँ 3RE होगा वहाँ पर 1/9, क्योंकि डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर है। और जहाँ 4RE है तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, चाहो तो आप लिख दो कि भाई यहाँ पर वैल्यू 1/16 G की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी तकरीबन 0.5 समवेयर। नाउ दिस ग्राफ is based on the assumption that this graph is based on the assumption that Earth is an isolated body। ये ग्राफ उस वक्त वैलिड है कि जब हम ये एज्यूम कर लें, दिस मस्ट बी द अजम्पशन दैट अर्थ इज़ एन आइसोलेटेड बॉडी। और अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ अर्थ ही है पूरे स्पेस में, पूरे आप कह लें गैलेक्सी में, तो अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती जाएगी। एज द ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ शो क्या कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है कि as the object moves away from Earth, gravitational field strength on it decreases। उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। मगर ये सिचुएशन सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ आइसोलेटेड है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अर्थ आइसोलेटेड हो। अब मेरी बात समझना, तुमने कहा कि सर आप कह रहे हैं कि ये अर्थ है
और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर होता जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उस ऑब्जेक्ट पर वीक होती जाएगी। मतलब अर्थ की अट्रैक्शन उस ऑब्जेक्ट पर वीक होती जाएगी। मगर एक बात बताओ, प्रैक्टिकली स्पेस में सिर्फ एक अर्थ तो नहीं होगा, और अगर स्पेस में हम अर्थ के अलावा किसी भी और प्लैनेट को एज्यूम करें, फॉर एग्जांपल मून ले लो, कंसिडर मून, देन टेल मी इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जा रहा है तो एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट मून के करीब आ रहा है। अब ये बात समझना कि अगर ये ऑब्जेक्ट मून के करीब आ गया तो इसका मतलब अब इस पर मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चलेगी। अब इस पर जो वैलिड होगी वो अर्थ मून की ग्रेविटेशनल फील्ड है, और अगर अब ये मून से दूर जाएगा तो यहाँ से मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। इसका मतलब समझें ज़रा, इट मीन्स when any object is in space, तो फिर उस पर डिफरेंट प्लैनेट्स अपनी तरफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये यहाँ से इतनी दूर चला गया तो अब ये मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस मून और इस अर्थ के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, समझो ज़रा, कि जहाँ पर अर्थ की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मून की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इक्वल हों, और इस जगह पर आकर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाए। इस पॉइंट को फिज़िक्स में हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट जब भी आएगा वो आइसोलेटेड बॉडी के लिए नहीं होगा। अभी जो हमने डिस्कस किया ये ऊपर वाला ग्राफ, ये प्योरली आइसोलेटेड बॉडी के लिए था। अब जब मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा इसके बाद, तो अब मैं नल पॉइंट का जिक्र करूँगा, क्योंकि अर्थ एक अकेला प्लैनेट नहीं है, अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, प्रैक्टिकली ख़ुद भी समझ जाओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है तो ये बात तो वैलिड है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर होता जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। यहाँ पर अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट हो रही है इससे, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है इस तरह, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है इस तरह, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो नहीं होगी, सही है ना, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तो टच नहीं करेगा। डिस्टेंस बढ़ाते रहो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता रहेगा, ज़ीरो नहीं होगा। मगर एक बात तय है कि अर्थ के लिए वीक होती जाएगी। ये आइसोलेटेड बॉडी तक की बात है। अब जब हम नल पॉइंट का जिक्र करते हैं तो नल पॉइंट में हम एक दूसरे प्लैनेट को ले आते हैं, और अब हम कहते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, अब ये ऑब्जेक्ट इस वक्त टू डिफरेंट प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। जुमला समझना, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब जहाँ तक अर्थ का इन्फ्लुएंस होगा, अर्थ इसे अट्रैक्ट करेगी। अगर ये मून के ज़्यादा करीब आ गया तो फिर मून इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब हमें डिस्कस करना है दो डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में नल पॉइंट, यानी कि वो पोजीशन के जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ना अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और ना कोई दूसरा प्लैनेट यानी कोई और मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, बल्कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे।